कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोगों के पास इतनी ज्यादा दौलत क्यों है कि उनकी कई पीढ़ियां बिना काम किए भी आराम से जी सकती हैं, और वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग हर दिन अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरी व्यवस्था, कोई छिपा हुआ सच काम कर रहा है? आज की यह किताब हमें इसी सच्चाई के करीब ले जाती है। यह किताब हमें केवल धन, बाजार और असमानता की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था असल में कैसे काम करती है और क्यों कुछ लोगों के पास सब कुछ है जबकि बहुतों के पास बहुत कम। जब हम समाज को देखते हैं तो अक्सर हमें यही बताया जाता है कि अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादा मेहनत की, और गरीब लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की। लेकिन क्या सचमुच कहानी इतनी ही सरल है, या फिर इसके पीछे ऐसे नियम, ऐसी नीतियां और ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो इस असमानता को बनाए रखती हैं? यह किताब बहुत ही सरल और गहरे तरीके से हमें यह दिखाती है कि कैसे धन की असमानता पैदा होती है, कैसे बाजार काम करते हैं, और कैसे कभी कभी वही बाजार जो हमें आज़ादी और अवसर देने के लिए बने हैं, वही असमानता को और भी बढ़ा देते हैं। इस किताब में आप जानेंगे कि अत्यधिक अमीरी केवल एक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि कई बार यह एक ऐसी व्यवस्था का परिणाम होती है जहां कुछ लोगों के लिए रास्ते बहुत आसान होते हैं और बाकी लोगों के लिए बहुत कठिन। आप यह भी समझेंगे कि बाजार हमेशा परफेक्ट नहीं होते। कई बार वे सही तरीके से काम नहीं करते। कई बार वे कुछ लोगों को फायदा पहुंचाते हैं और कई लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, और जब ऐसा होता है तो समाज में असंतुलन पैदा होने लगता है। लेकिन यह किताब सिर्फ समस्या की बात नहीं करती, यह हमें उम्मीद भी देती है। यह हमें बताती है कि अगर सही नीतियां बनाई जाए, अगर लोगों को सही अवसर दिए जाए, अगर समाज में संतुलन लाने की कोशिश की जाए, तो एक ऐसी दुनिया बन सकती है जहां विकास भी हो और न्याय भी। यह किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि असली तरक्की क्या है। क्या तरक्की का मतलब सिर्फ कुछ लोगों का बहुत अमीर हो जाना है, या फिर तरक्की का मतलब यह है कि समाज के ज्यादातर लोग सम्मान और सुरक्षा के साथ एक बेहतर जीवन जी सकें? जब आप इस किताब को सुनेंगे तो आपको कई ऐसे विचार मिलेंगे जो शायद आपके सोचने का तरीका बदल दें। कई ऐसी बातें सामने आएंगी जिन पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते, और धीरे धीरे आपको यह महसूस होगा कि दुनिया को समझने का एक नया नजरिया आपके सामने खुल रहा है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हमारा उद्देश्य सिर्फ किताबें सुनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल बनाना, विचारों को दिल तक पहुंचाना, और हर उस इंसान तक पहुंचाना जो सीखना चाहता है, समझना चाहता है और अपने सोचने के दायरे को बड़ा करना चाहता है। अगर आप भी ऐसी किताबें सुनना पसंद करते हैं जो आपके दिमाग को नई दिशा दें, जो आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करें और जो आपको दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दें, तो यह सफर आपके लिए है। तो आइए इस दिलचस्प और सोच बदल देने वाली किताब की यात्रा शुरू करते हैं और समझते हैं कि धन, बाजार और समाज के बीच असली संबंध क्या है। अंत तक बने रहिए। शुरू करेंगे चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, द अब्सर्डिटी ऑफ एफ्लुएंस। जब हम दुनिया को ध्यान से देखते हैं तब एक अजीब सच्चाई सामने आती है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना धन है कि उनकी कई पीढ़ियां आराम से जी सकती हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो हर दिन सिर्फ अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करते हैं। यही विरोधाभास इस चैप्टर की शुरुआत करता है। यही वह सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या दुनिया की आर्थिक व्यवस्था सच में संतुलित है या कहीं कुछ गहराई में गलत हो रहा है। आज की दुनिया में एफ्लुएंस यानी अत्यधिक संपन्नता को अक्सर सफलता का प्रतीक माना जाता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अधिक पैसा अधिक सुख और अधिक सम्मान लेकर आता है। लेकिन जब हम थोड़ा गहराई से देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि यह कहानी इतनी सरल नहीं है। अत्यधिक धन का होना कभी कभी उतना ही अजीब और असंतुलित हो सकता है जितना कि अत्यधिक गरीबी। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां कुछ लोग इतने बड़े घरों में रहते हैं कि उनमें कई कमरे सालों तक खाली पड़े रहते हैं। वहीं उसी शहर में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित जगह भी नहीं है।
एक तरफ खाने की इतनी अधिकता है कि भोजन बर्बाद हो जाता है, दूसरी तरफ लोग भूखे सोने के लिए मजबूर हैं। जब यह सब एक ही समाज में होता है, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह व्यवस्था सच में समझदारी भरी है? एफ्लुएंस का एक और पहलू भी है। जब किसी व्यक्ति या समूह के पास बहुत अधिक संसाधन जमा हो जाते हैं, तब अक्सर उन संसाधनों का उपयोग उतना सार्थक नहीं रह जाता। कई बार धन सिर्फ संग्रह बनकर रह जाता है। वह समाज की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के बजाय सिर्फ प्रतिष्ठा और स्टेटस का प्रतीक बन जाता है। बड़े बड़े महंगे घर, लग्जरी कार्स और ऐसी चीजें जिनका उपयोग बहुत कम होता है लेकिन जिनकी कीमत बहुत अधिक होती है। यह सब हमें दिखाता है कि कभी कभी संपन्नता का प्रदर्शन भी एक तरह का सामाजिक खेल बन जाता है। इस स्थिति को समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि पैसा सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे पूरा समाज काम करता है। सड़कें, स्कूल, अस्पताल, कानून व्यवस्था और हजारों ऐसे लोग जिनकी मेहनत से व्यवस्था चलती है। जब कोई बहुत अमीर बनता है, तब उसकी सफलता में समाज का भी योगदान होता है। लेकिन जब वही संपन्नता कुछ ही हाथों में सिमट जाती है, तब समाज के बाकी हिस्से को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या अत्यधिक संपन्नता हमेशा समाज के लिए अच्छी होती है? कई लोग कहते हैं कि जब लोग अमीर बनते हैं, तब वे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं और इससे जॉब्स पैदा होती हैं। इसमें कुछ सच्चाई जरूर है, लेकिन यह भी सच है कि जब धन बहुत अधिक असमान रूप से बंट जाता है, तब यह समाज में असंतुलन पैदा करता है। कई बार अत्यधिक संपन्नता लोगों के बीच दूरी बढ़ा देती है। अमीर और गरीब के बीच का अंतर सिर्फ पैसों का नहीं रहता, वह अवसरों का अंतर बन जाता है, शिक्षा का अंतर बन जाता है, स्वास्थ्य का अंतर बन जाता है और धीरे धीरे यह अंतर समाज की संरचना को प्रभावित करने लगता है। यह भी देखा गया है कि जब समाज में धन का वितरण बहुत असमान हो जाता है, तब लोकतंत्र पर भी उसका असर पड़ता है। जिनके पास अधिक संसाधन होते हैं, उनके पास अधिक इन्फ्लुएंस भी होता है। वे नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं, वे रूल्स को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। इससे आम लोगों की आवाज कमजोर हो जाती है। एफ्लुएंस का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब समाज में सफलता को सिर्फ पैसे से मापा जाने लगता है, तब लोगों के जीवन का संतुलन बदल जाता है। लोग अपनी खुशी, अपने रिश्ते और अपने जीवन के अर्थ को भी पैसे की नजर से देखने लगते हैं। धीरे धीरे जीवन का असली उद्देश्य पीछे छूट जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अत्यधिक संपन्नता होने के बावजूद लोग भीतर से संतुष्ट नहीं होते। उनके पास सब कुछ होता है लेकिन शांति नहीं होती। उनके पास संसाधन होते हैं लेकिन समय नहीं होता। उनके पास शक्ति होती है लेकिन सच्चे रिश्ते नहीं होते। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ धन ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए? इस चैप्टर का मुख्य विचार यही है कि अत्यधिक संपन्नता अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब वह असंतुलित हो जाती है, जब वह समाज के बड़े हिस्से को पीछे छोड़ देती है, तब वह अब्सर्ड यानी अजीब और असंगत लगने लगती है। एक ऐसी दुनिया में जहां अभी भी करोड़ों लोग बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहां अत्यधिक धन का प्रदर्शन एक गहरे सवाल को जन्म देता है। चैप्टर 2 द कॉस्ट ऑफ एफ्लुएंस। जब हम अत्यधिक संपन्नता की बात करते हैं, तो अक्सर हमारी नजर सिर्फ उसके चमकदार हिस्से पर जाती है। हमें बड़े घर, महंगी कारें, लग्जरी लाइफस्टाइल और आराम से भरी जिंदगी दिखाई देती है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह सब सफलता की सबसे ऊंची मंजिल है। लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई से देखें, तो समझ में आता है कि हर एफ्लुएंस की एक कीमत भी होती है। यह कीमत सिर्फ पैसे की नहीं होती, बल्कि समाज, व्यवस्था और इंसानी जीवन के संतुलन की भी होती है। किसी भी समाज में जब धन बहुत अधिक मात्रा में कुछ लोगों के पास जमा होने लगता है, तब उसका असर सिर्फ आर्थिक स्तर पर नहीं रहता, वह धीरे धीरे समाज की संरचना को बदलने लगता है। अवसरों का वितरण बदल जाता है। जिन लोगों के पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के और ज्यादा मौके मिलते हैं। वहीं जिनके पास कम साधन होते हैं, उनके लिए रास्ते और मुश्किल हो जाते हैं। एफ्लुएंस की पहली कीमत अक्सर असमानता के रूप में सामने आती है। जब कुछ लोगों की आय बहुत तेजी से बढ़ती है और बाकी लोगों की आय उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, तब समाज में एक बड़ा गैप पैदा हो जाता है। ये गैप सिर्फ बैंक अकाउंट का नहीं होता,
ये गैप जीवन की क्वालिटी का होता है। एक ही शहर में दो अलग अलग दुनिया बन जाती है। एक दुनिया में सुविधाएं, अवसर और सुरक्षा होती है। दूसरी दुनिया में संघर्ष, अनिश्चितता और सीमित अवसर होते हैं। जब असमानता बढ़ती है तब उसका असर लोगों के मन पर भी पड़ता है। समाज में तुलना बढ़ने लगती है। लोग अपने जीवन को दूसरों की संपन्नता से मापने लगते हैं। इससे असंतोष पैदा होता है। कई बार मेहनत करने के बाद भी जब लोगों को लगता है कि वे आगे नहीं बढ़ पा रहे, तब उनके भीतर निराशा जन्म लेने लगती है। एफ्लुएंस की दूसरी कीमत राजनीतिक प्रभाव के रूप में दिखाई देती है। जिन लोगों के पास बहुत अधिक धन होता है, उनके पास इन्फ्लुएंस भी अधिक होता है। वे बड़े बिजनेस खड़े कर सकते हैं, मीडिया को प्रभावित कर सकते हैं और कई बार पॉलिसीज को भी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इससे धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन बिगड़ने लगता है। आम लोगों की आवाज उतनी मजबूत नहीं रह जाती जितनी होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि संपन्नता हमेशा गलत होती है। समस्या तब पैदा होती है जब वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत अधिक हो जाता है। जब आर्थिक शक्ति कुछ ही हाथों में सिमट जाती है, तब समाज के बाकी हिस्से को बराबर अवसर नहीं मिल पाते। एफ्लुएंस की तीसरी कीमत एनवायरनमेंट पर दिखाई देती है। अत्यधिक कंजम्पशन अक्सर प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालता है। जब लग्जरी लाइफस्टाइल बढ़ता है, तब ऊर्जा, पानी और जमीन का उपयोग भी तेजी से बढ़ता है। बड़े घर, बड़ी गाड़ियां और अधिक प्रोडक्शन कई बार प्रकृति के संतुलन को प्रभावित करते हैं। इस तरह संपन्नता का प्रभाव सिर्फ समाज पर नहीं, बल्कि पृथ्वी पर भी पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानवीय संबंधों का। जब समाज में धन को सफलता का सबसे बड़ा मापदंड बना दिया जाता है, तब लोग अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को पीछे छोड़ने लगते हैं। समय की कमी बढ़ने लगती है, रिश्तों की गहराई कम होने लगती है। लोग अधिक कमाने की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जीवन का संतुलन धीरे धीरे टूटने लगता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अत्यधिक संपन्नता लोगों को वास्तविक दुनिया से थोड़ा दूर कर देती है। जिन लोगों के पास हर सुविधा उपलब्ध होती है, उन्हें कई बार समाज के उन संघर्षों का अनुभव नहीं होता जिनसे आम लोग रोज गुजरते हैं। इससे समाज के अलग अलग वर्गों के बीच समझ की दूरी बढ़ जाती है। एफ्लुएंस की एक और कीमत यह है कि यह उम्मीदों को बदल देती है। जब समाज में वेल्थ को सबसे बड़ा लक्ष्य बना दिया जाता है, तब लोग जीवन के बाकी मूल्यों को कम महत्व देने लगते हैं। सेवा, सहयोग, संतुलन और सामूहिक विकास जैसे विचार पीछे छूटने लगते हैं। हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ पर अधिक ध्यान देने लगता है। धीरे धीरे यह सोच समाज को एक अलग दिशा में ले जाती है। प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, सहयोग कम हो जाता है। लोग एक दूसरे को साथी के रूप में नहीं, बल्कि प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखने लगते हैं। यह बदलाव बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। एफ्लुएंस की कीमत का मतलब यह नहीं है कि समाज को विकास से दूर रहना चाहिए। विकास जरूरी है, इनोवेशन जरूरी है, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट भी जरूरी हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि विकास किस दिशा में हो रहा है और उसका लाभ किस तक पहुंच रहा है। चैप्टर 3, द लैक ऑफ एफ्लुएंस। जब हम अत्यधिक संपन्नता की बात करते हैं, तब उसके विपरीत एक और सच्चाई भी सामने आती है। यह सच्चाई है लैक ऑफ एफ्लुएंस, यानी संसाधनों की कमी। यह वह स्थिति है जहां लोगों के पास मेहनत करने की इच्छा तो होती है, लेकिन उनके पास वह साधन नहीं होते जो उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे सकें। यही वह जगह है जहां समाज की असली परीक्षा शुरू होती है। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो हर सुबह एक उम्मीद के साथ उठते हैं। वे मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन चाहते हैं। लेकिन कई बार उनकी मेहनत के बावजूद उनके सामने अवसर बहुत सीमित होते हैं। कारण यह नहीं कि उनमें क्षमता की कमी है, कारण यह है कि उनके पास वे रिसोर्सेज नहीं हैं जो जीवन की दिशा बदल सकते हैं। एफ्लुएंस की कमी अक्सर सबसे पहले शिक्षा में दिखाई देती है। जिन बच्चों के पास अच्छी स्कूलिंग नहीं होती, जिनके पास किताबें, गाइडेंस और लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं होता, उनके लिए भविष्य की राह पहले से ही कठिन हो जाती है। एक बच्चा जो शुरुआत से ही सीमित साधनों में बड़ा होता है, उसे वही मौके नहीं मिल पाते जो एक संपन्न परिवार के बच्चे को मिलते हैं। यही अंतर धीरे धीरे जीवन की दिशा तय करने लगता है।
एक तरफ ऐसे युवा होते हैं जिन्हें बेहतर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और गाइडेंस मिलती है। दूसरी तरफ ऐसे युवा होते हैं जिन्हें जल्दी काम करना पड़ता है ताकि परिवार की जरूरतें पूरी हो सकें। दोनों के सपने बड़े हो सकते हैं, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग होते हैं। लैक ऑफ एफ्लुएंस का असर स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जिन लोगों के पास पर्याप्त इनकम नहीं होती, उनके लिए अच्छी हेल्थ केयर तक पहुंचना आसान नहीं होता। छोटी बीमारी भी कई बार बड़ी परेशानी बन जाती है। इलाज में देरी होती है और कई बार लोग अपनी सेहत से समझौता करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों सीमित हो जाते हैं, तब जीवन की संभावनाएं भी सीमित हो जाती हैं। यही वह स्थिति है जहां गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं रहती, बल्कि अवसरों की कमी बन जाती है। यह एक ऐसा चक्र बन जाता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। लेकिन लैक ऑफ एफ्लुएंस का मतलब यह नहीं है कि लोगों में क्षमता की कमी होती है। कई बार सीमित साधनों में ही सबसे मजबूत इच्छा शक्ति पैदा होती है। जिन लोगों ने कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताया है, वे अक्सर संघर्ष की असली ताकत को समझते हैं। उनके भीतर धैर्य होता है, मेहनत की आदत होती है और आगे बढ़ने की गहरी इच्छा होती है। समस्या तब पैदा होती है जब समाज की व्यवस्था उन्हें आगे बढ़ने का उचित मौका नहीं देती। अगर किसी व्यक्ति के पास टैलेंट है लेकिन उसे सही अवसर नहीं मिलता, तो यह सिर्फ उस व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, यह पूरे समाज का नुकसान होता है, क्योंकि समाज एक ऐसी क्षमता को खो देता है जो विकास में योगदान दे सकती थी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लैक ऑफ एफ्लुएंस समाज में असुरक्षा की भावना भी पैदा करता है। जब लोगों को यह महसूस होता है कि उनके पास स्थिर इनकम नहीं है, कि उनका भविष्य अनिश्चित है, तब उनके भीतर चिंता बढ़ने लगती है। ये चिंता सिर्फ आर्थिक नहीं होती, ये मानसिक और भावनात्मक भी होती है। ऐसी स्थिति में लोग अक्सर छोटे फैसलों में भी डर महसूस करते हैं। वे रिस्क लेने से बचते हैं। वे अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे असफल हुए तो उनके पास वापस उठने का कोई सहारा नहीं होगा। लैक ऑफ एफ्लुएंस का असर समाज के सामूहिक विकास पर भी पड़ता है। जब बड़ी आबादी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में ही लगी रहती है, तब इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए ऊर्जा कम बचती है। समाज का ध्यान सर्वाइवल पर केंद्रित हो जाता है, ग्रोथ पर नहीं। इसलिए एक संतुलित आर्थिक व्यवस्था का लक्ष्य सिर्फ वेल्थ क्रिएट करना नहीं होना चाहिए। उसका लक्ष्य यह भी होना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को अवसर मिले, ताकि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सके। जब समाज में एजुकेशन एक्सेसिबल होती है, हेल्थ केयर मजबूत होता है और लोगों को बेसिक सिक्योरिटी मिलती है, तब लैक ऑफ एफ्लुएंस धीरे धीरे कम होने लगता है। लोग अपने जीवन को सिर्फ गुजारने के बजाय उसे बेहतर बनाने के बारे में सोचने लगते हैं। यह भी सच है कि कई महान कहानियां उन्हीं जगहों से निकलती हैं जहां संसाधन कम होते हैं। लेकिन एक न्यायपूर्ण समाज वह होता है जहां सफलता किसी चमत्कार पर निर्भर न हो, जहां आगे बढ़ने के लिए असाधारण संघर्ष की जरूरत न पड़े, जहां साधारण मेहनत भी सम्मानजनक जीवन दे सके। चैप्टर 4 ऑल हेल द मार्केट। आधुनिक दुनिया में एक विचार बहुत शक्तिशाली बनकर उभरा है। यह विचार है कि मार्केट लगभग हर समस्या का समाधान दे सकता है। अगर चीजें बाजार पर छोड़ दी जाएं, अगर लोग स्वतंत्र रूप से खरीद और बेच सकें, अगर कंपटीशन खुला हो, तो समाज अपने आप संतुलन की ओर बढ़ जाएगा। इसी सोच ने कई दशकों तक आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया है। मार्केट की सबसे बड़ी खूबी यह मानी जाती है कि यह लोगों को फ्रीडम देता है। हर व्यक्ति अपने निर्णय खुद ले सकता है। कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से बिजनेस शुरू कर सकता है, कोई अपनी स्किल्स बेच सकता है, कोई अपनी जरूरत के अनुसार गुड्स और सर्विसेज खरीद सकता है। इस स्वतंत्रता को अक्सर इकोनॉमिक फ्रीडम कहा जाता है। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहां खुले बाजार ने इनोवेशन को जन्म दिया। नई टेक्नोलॉजी आई, नए प्रोडक्ट्स बने और लाखों लोगों को जॉब्स मिली। जब कंपटीशन होता है, तब कंपनीज बेहतर बनने की कोशिश करती हैं। वे क्वालिटी सुधारती हैं, कीमत कम करने की कोशिश करती हैं और लोगों की जरूरतों को समझने लगती हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो मार्केट एक शक्तिशाली व्यवस्था है जो ऊर्जा और रचनात्मकता को आगे बढ़ाती है। इसी वजह से कई लोग कहते हैं कि सरकार को इकोनॉमी में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। उनका मानना है कि जब सरकार नियमों को कम करती है और बिजनेस को अधिक फ्रीडम देती है, तब विकास तेजी से होता है। यह विचार कई देशों में लोकप्रिय हुआ और इसे अक्सर फ्री मार्केट अप्रोच कहा गया।
लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। मार्केट बहुत प्रभावशाली है, लेकिन यह परफेक्ट नहीं है। मार्केट का मूल उद्देश्य प्रॉफिट होता है। जहां प्रॉफिट का अवसर होता है वहां बिजनेस तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन जहां प्रॉफिट कम होता है वहां अक्सर ध्यान कम दिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी गरीब इलाके में लोगों की परचेसिंग पावर कम है तो कई बार कंपनियां वहां निवेश करने से बचती हैं, क्योंकि उन्हें वहां से ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं होती। परिणाम यह होता है कि जिन लोगों को सुविधाओं की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उन्हें वही सुविधाएं सबसे कम मिलती हैं। मार्केट का एक और स्वभाव यह है कि यह हमेशा फेयरनेस के आधार पर काम नहीं करता। यह डिमांड और सप्लाई के आधार पर चलता है। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। यह नियम सरल है, लेकिन इसका असर कई बार गहरा होता है। स्वास्थ्य सेवाओं का उदाहरण लें। अगर इलाज महंगा हो जाता है तो जो लोग भुगतान कर सकते हैं उन्हें सेवा मिल जाती है, लेकिन जो लोग भुगतान नहीं कर सकते उनके लिए स्थिति कठिन हो जाती है। मार्केट के नियमों के अनुसार यह सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से यह एक गंभीर प्रश्न बन जाता है। इसी तरह एजुकेशन भी कई जगह मार्केट लॉजिक से प्रभावित होने लगी है। अच्छी शिक्षा अक्सर महंगी होती जा रही है। इससे एक ऐसा अंतर बनता है जहां संपन्न परिवारों के बच्चों को बेहतर अवसर मिलते हैं, जबकि सीमित साधनों वाले परिवारों के लिए रास्ता कठिन हो जाता है। मार्केट के समर्थक कहते हैं कि समय के साथ कंपटीशन कीमतों को कम कर देगा और सुविधाएं सभी तक पहुंच जाएंगी। कुछ मामलों में यह सच भी होता है। टेक्नोलॉजी इसका अच्छा उदाहरण है। कई साल पहले जो चीजें बहुत महंगी थीं, वे आज आम लोगों की पहुंच में आ गई हैं। लेकिन हर क्षेत्र में यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं होती। कुछ क्षेत्रों में मोनोपोली या बहुत बड़ी कंपनियों का प्रभाव बढ़ जाता है। जब कंपटीशन कम हो जाता है तब कीमतें कम होने के बजाय बढ़ भी सकती हैं। इससे कंज्यूमर्स के विकल्प सीमित हो जाते हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। मार्केट एफिशिएंसी को महत्व देता है, लेकिन वह हमेशा इक्विटी को महत्व नहीं देता। एफिशिएंसी का मतलब है कि रिसोर्सेज का उपयोग अधिक से अधिक लाभ के लिए किया जाए, लेकिन इक्विटी का मतलब है कि समाज में अवसर और सुविधाएं संतुलित तरीके से बांटी जाए। अगर सिर्फ एफिशिएंसी को ही प्राथमिकता दी जाए तो संभव है कि कुछ लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएं और कुछ लोग पीछे रह जाएं। इसलिए कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि मार्केट शक्तिशाली है, लेकिन उसे संतुलित करने के लिए सामाजिक नीतियों की भी जरूरत होती है। सरकार की भूमिका यहीं पर महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार ऐसे नियम बना सकती है जो कंपटीशन को बनाए रखें। वह मोनोपोली को रोक सकती है। वह बेसिक सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना सकती है। इससे मार्केट की ताकत और सामाजिक संतुलन दोनों साथ साथ चल सकते हैं। चैप्टर 5, अ लाइसेंस टू प्रॉफिट। जब हम आधुनिक अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं तब एक बहुत महत्वपूर्ण विचार सामने आता है। यह विचार है प्रॉफिट का। प्रॉफिट को अक्सर सफलता का प्रमाण माना जाता है। अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो इसका मतलब माना जाता है कि वह सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन इस चैप्टर में एक गहरा सवाल उठाया जाता है। क्या हर प्रॉफिट सही होता है, और क्या प्रॉफिट कमाने का अधिकार पूरी तरह बिना सीमाओं के होना चाहिए? समाज में बिजनेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कंपनियां गुड्स और सर्विसेज बनाती हैं, लोगों को जॉब्स देती हैं और इनोवेशन को आगे बढ़ाती हैं। प्रॉफिट उन्हें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। अगर प्रॉफिट की संभावना न हो तो बहुत से लोग नए आइडियाज पर काम करने का जोखिम नहीं उठाएंगे। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रॉफिट इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन यहीं से एक और सवाल पैदा होता है। अगर प्रॉफिट कमाने की दौड़ पूरी तरह खुली हो, अगर उसके ऊपर कोई नैतिक या सामाजिक सीमा न हो, तो क्या होगा? कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ कंपनियां प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ऐसे रास्ते चुनती हैं जो समाज के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी अपने खर्च को कम करने के लिए कर्मचारियों को बहुत कम वेतन दे या अनसेफ कंडीशंस में काम करवाए तो उसका प्रॉफिट बढ़ सकता है। लेकिन उस प्रॉफिट की कीमत कौन चुका रहा है? वह कीमत उन लोगों की मेहनत और उनके जीवन की गुणवत्ता से चुकाई जाती है। इसी तरह एनवायरनमेंट का मुद्दा भी सामने आता है। अगर कोई इंडस्ट्री पोल्यूशन फैलाती है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करती है और फिर भी प्रॉफिट कमाती है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी असली लागत समाज और प्रकृति चुका रहे हैं।
यह स्थिति बताती है कि प्रॉफिट हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताता। इसलिए कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि सोसाइटी बिजनेस को एक तरह का लाइसेंस देती है। यह लाइसेंस सिर्फ कानूनी अनुमति नहीं है, यह एक सामाजिक विश्वास भी है। समाज यह उम्मीद करता है कि कंपनीज प्रॉफिट कमाए लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी निभाए। जब यह संतुलन टूट जाता है तब समस्या पैदा होती है। अगर कोई कंपनी सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर ध्यान देती है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को नजरअंदाज करती है तो धीरे धीरे उसका असर समाज पर दिखाई देने लगता है। कभी वर्कर्स प्रभावित होते हैं, कभी कंज्यूमर्स और कभी एनवायरनमेंट। यहां रेगुलेशन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार ऐसे नियम बनाती है जो यह सुनिश्चित करें कि बिजनेस फेयर तरीके से काम करें। मिनिमम वेजेस, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एनवायरनमेंटल लॉज इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा रेगुलेशन इनोवेशन को रोक देता है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि बिना नियमों के कई बार शक्तिशाली संस्थाएं कमजोर लोगों का फायदा उठा सकती हैं। इसलिए चैलेंज यह है कि ऐसे नियम बनाए जाएं जो विकास को रोकें नहीं, लेकिन समाज की रक्षा भी करें। प्रॉफिट का एक सकारात्मक पहलू भी है। जब कंपनियां जिम्मेदारी के साथ काम करती हैं, तब प्रॉफिट समाज के लिए भी लाभदायक बन सकता है। रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस बेहतर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कर्मचारियों को सम्मान देते हैं और कम्युनिटी में योगदान भी करते हैं। आज के समय में कई कंपनियां सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी ध्यान देने लगी हैं। वे समझने लगी हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉफिट से नहीं आती। लोगों का विश्वास, एनवायरनमेंट का संतुलन और समाज का समर्थन भी उतना ही जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रॉफिट सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए नहीं होना चाहिए। बिजनेस का असर एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और सोसाइटी पर भी पड़ता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि कंपनीज को सिर्फ शेयर होल्डर्स के नहीं बल्कि सभी स्टेक होल्डर्स के हित को ध्यान में रखना चाहिए। जब बिजनेस इस व्यापक दृष्टि से काम करते हैं तब प्रॉफिट एक सकारात्मक शक्ति बन सकता है। वह सिर्फ धन कमाने का माध्यम नहीं रहता, बल्कि समाज के विकास में योगदान देने का तरीका बन जाता है। लेकिन अगर प्रॉफिट का लाइसेंस पूरी तरह अनियंत्रित हो जाए तो यह असंतुलन पैदा कर सकता है। वेल्थ कुछ हाथों में सिमट सकती है, वर्कर्स के अधिकार कमजोर हो सकते हैं और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि प्रॉफिट जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। बिजनेस को आगे बढ़ने की फ्रीडम मिलनी चाहिए, लेकिन उस फ्रीडम के साथ एक नैतिक दायित्व भी जुड़ा होता है। चैप्टर 6, द फेदरिंग ऑफ फॉर्चून। जब हम समाज में बड़ी संपत्ति और बड़े फॉर्चून्स की बात करते हैं, तब अक्सर हमें ऐसा बताया जाता है कि यह सब केवल कड़ी मेहनत, प्रतिभा और समझदारी का परिणाम है। हमें यह कहानी सुनाई जाती है कि जिसने ज्यादा मेहनत की, जिसने बेहतर आइडियाज दिए, वही आगे बढ़ गया और वही अमीर बन गया। इस कहानी में कुछ सच्चाई जरूर है, लेकिन पूरी सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। फॉर्चून का बनना कई बार केवल व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम नहीं होता। इसके पीछे समय, परिस्थितियां, अवसर और समाज की संरचना भी काम करती है। किसी व्यक्ति को सही समय पर सही अवसर मिल जाए, सही लोगों से जुड़ाव मिल जाए या किसी उभरते हुए क्षेत्र में काम करने का मौका मिल जाए तो उसकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि वेल्थ का निर्माण अक्सर एक व्यापक व्यवस्था के भीतर होता है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अकेले अमीर नहीं बनता। उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मार्केट होता है, एजुकेशन सिस्टम होता है और हजारों लोग होते हैं जिनकी मेहनत से पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। लेकिन फॉर्चून का एक और पहलू भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। कई बार संपत्ति केवल बनाई नहीं जाती, बल्कि धीरे धीरे सुरक्षित और मजबूत भी की जाती है। इसे ही इस चैप्टर में फेदरिंग ऑफ फॉर्चून कहा गया है। इसका मतलब है अपनी संपत्ति को इस तरह व्यवस्थित करना कि वह लगातार बढ़ती रहे और सुरक्षित भी रहे। कई धनी परिवार अपने वेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के फाइनेंशियल टूल्स और लीगल स्ट्रक्चर्स का उपयोग करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, ट्रस्ट्स, टैक्स प्लानिंग और इनहेरिटेंस सिस्टम्स के माध्यम से उनकी संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। इससे वेल्थ का एक ऐसा ढांचा बन जाता है जो समय के साथ और मजबूत होता जाता है। इसका एक परिणाम यह होता है कि समाज में अवसरों का संतुलन बदलने लगता है। जिन परिवारों के पास पहले से वेल्थ होती है, उनके बच्चों को बेहतर एजुकेशन, बेहतर नेटवर्क्स और बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। वहीं जिन परिवारों के पास संसाधन सीमित होते हैं,
उनके लिए उसी स्तर तक पहुंचना कठिन हो जाता है। धीरे धीरे यह अंतर एक साइकिल बन जाता है। वेल्थ को पैदा करती है और लैक ऑफ रिसोर्सेज सीमाओं को और मजबूत कर देता है। यह प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे चलती है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। फॉर्च्यून को सुरक्षित रखने का एक और तरीका इन्फ्लुएंस होता है। जब किसी व्यक्ति या ग्रुप के पास बहुत अधिक आर्थिक शक्ति होती है तो वह कई क्षेत्रों में प्रभाव डाल सकता है। बिजनेस डिसीजंस, मार्केट ट्रेंड्स और कभी कभी पॉलिसी डिस्कशंस पर भी उसका असर दिखाई देने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर धनी व्यक्ति ऐसा करता है, लेकिन आर्थिक शक्ति अपने साथ एक प्रकार की सामाजिक शक्ति भी लेकर आती है। यही कारण है कि कई बार वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन लोकतांत्रिक संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। फेदरिंग ऑफ फॉर्च्यून का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब किसी के पास बहुत अधिक संपत्ति होती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा उस संपत्ति को सुरक्षित रखने में ही लगने लगता है। लोग अपने वेल्थ को बनाए रखने के लिए लगातार स्ट्रेटजीज बनाते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स बदलते हैं, रिस्क्स को कम करते हैं और नई योजनाएं बनाते हैं। धीरे धीरे वेल्थ केवल एक साधन नहीं रहती, बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाती है। कभी कभी यह जिम्मेदारी चिंता भी पैदा कर सकती है, क्योंकि जितनी बड़ी संपत्ति होती है उसे संभालने की जटिलता भी उतनी ही बढ़ जाती है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सकारात्मक पहलू भी हो सकता है। अगर वेल्थ का उपयोग समझदारी से किया जाए तो वह समाज के लिए भी लाभदायक बन सकता है। कई धनी लोग फिलैंथ्रोपी करते हैं, एजुकेशन और हेल्थ केयर में योगदान देते हैं और सोशल इनिशिएटिव्स को समर्थन देते हैं। जब फॉर्च्यून केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहता और समाज के विकास में भी योगदान देता है, तब उसका प्रभाव सकारात्मक हो सकता है। इससे यह दिखता है कि वेल्थ सिर्फ संग्रह का साधन नहीं है, बल्कि परिवर्तन का माध्यम भी बन सकती है। फिर भी यह सवाल बना रहता है कि क्या समाज में वेल्थ का अत्यधिक कॉन्सेंट्रेशन स्वस्थ है? अगर फॉर्च्यून लगातार कुछ ही हाथों में जमा होता रहे तो क्या बाकी लोगों के लिए अवसर पर्याप्त रहेंगे? यही वह प्रश्न है जो इस चैप्टर की गहराई को समझाता है। समाज का संतुलन तभी बना रहता है जब अवसरों का प्रवाह खुला हो, जब नए लोग भी आगे बढ़ सकें, जब सफलता केवल जन्म या विरासत पर निर्भर न रहे, बल्कि प्रतिभा और मेहनत से भी संभव हो। चैप्टर 7, मैल फंक्शनिंग मार्केट्स। हम अक्सर यह सुनते हैं कि मार्केट बहुत समझदार होता है। कहा जाता है कि अगर चीजों को बाजार पर छोड़ दिया जाए तो वह अपने आप संतुलन बना लेता है। डिमांड और सप्लाई मिलकर कीमत तय करते हैं, कंपटीशन क्वालिटी को बेहतर बनाता है और धीरे धीरे हर चीज अपनी सही जगह पर पहुंच जाती है। यह विचार कई वर्षों से इकोनॉमिक थिंकिंग का एक मजबूत हिस्सा रहा है, लेकिन वास्तविक दुनिया में हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार मार्केट सही तरीके से काम नहीं करते। यही स्थिति मलफंक्शनिंग मार्केट्स कहलाती है। जब मार्केट ठीक तरह से काम करता है तो रिसोर्सेज का सही उपयोग होता है। कंपनियां वही चीजें बनाती हैं जिनकी लोगों को जरूरत होती है। कीमतें भी अपेक्षाकृत संतुलित रहती हैं। लेकिन जब किसी कारण से यह संतुलन टूट जाता है तब प्रॉब्लम्स पैदा होने लगती हैं। कई बार यह समस्या धीरे धीरे बढ़ती है और लोगों को तुरंत दिखाई भी नहीं देती। मैल फंक्शनिंग मार्केट का एक बड़ा कारण मोनोपोली या बहुत अधिक मार्केट पावर होता है। जब किसी क्षेत्र में केवल एक या बहुत कम कंपनियां रह जाती हैं, तब कंपटीशन कम हो जाता है। कंपटीशन कम होने का मतलब यह है कि कंपनीज पर बेहतर बनने का दबाव भी कम हो जाता है। वे कीमतें बढ़ा सकती हैं, क्वालिटी कम कर सकती हैं और फिर भी कंज्यूमर्स के पास ज्यादा विकल्प नहीं होते। ऐसी स्थिति में मार्केट का वह वादा टूट जाता है जिसमें कहा जाता है कि कंपटीशन हमेशा लोगों के हित में काम करेगा। जब विकल्प सीमित हो जाते हैं तब कंज्यूमर की शक्ति कमजोर हो जाती है। धीरे धीरे एक असंतुलन पैदा हो जाता है जहां प्रॉफिट तो बढ़ता है लेकिन लोगों को मिलने वाला लाभ कम हो जाता है। एक और कारण इंफॉर्मेशन का असंतुलन होता है। कई बार बायर्स और सेलर्स के पास समान जानकारी नहीं होती। उदाहरण के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या कॉम्प्लेक्स सर्विसेज में अक्सर ऐसा होता है कि कंपनी के पास अधिक जानकारी होती है और ग्राहक के पास कम। इस स्थिति में ग्राहक सही निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करता है। जब जानकारी का अंतर बहुत बड़ा हो जाता है तब मार्केट का संतुलन बिगड़ने लगता है। लोग ऐसे फैसले ले सकते हैं जो उनके लिए सही नहीं होते। कंपनियां भी कई बार इस स्थिति का फायदा उठा सकती हैं। इससे मार्केट का भरोसा कमजोर होने लगता है। मैलफंक्शनिंग मार्केट का तीसरा पहलू एक्सटर्नल इफेक्ट्स से जुड़ा होता है।
कई बार किसी बिजनेस एक्टिविटी का असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो उस ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं होते। उदाहरण के लिए पोल्यूशन। अगर कोई फैक्ट्री उत्पादन करती है और उससे हवा या पानी प्रदूषित होता है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है, लेकिन उस पोल्यूशन की कीमत अक्सर प्रोडक्ट की कीमत में शामिल नहीं होती। इसका मतलब यह है कि सोसाइटी एक हिडन कॉस्ट चुका रही है। मार्केट के हिसाब से सब कुछ सही दिखता है, लेकिन वास्तविकता में नुकसान कहीं और हो रहा होता है। यही वजह है कि इकोनॉमिस्ट्स इस तरह की स्थिति को मार्केट फेलियर कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण फाइनेंशियल मार्केट्स का है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि फाइनेंशियल सिस्टम में अत्यधिक रिस्क लिया गया। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की दौड़ में कई संस्थाएं ऐसे फैसले लेने लगीं जिनका लॉन्ग टर्म असर बहुत खतरनाक था। जब यह रिस्क एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है तब पूरी व्यवस्था संकट में आ सकती है। ऐसी स्थितियों में केवल इंडिविजुअल डिसीजंस नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की स्टेबिलिटी प्रभावित होती है। यही कारण है कि कई बार सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। नियम बनाए जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाती है और कुछ एक्टिविटीज पर नियंत्रण लगाया जाता है, लेकिन रेगुलेशन भी हमेशा आसान नहीं होता। अगर नियम बहुत ज्यादा कठोर हो जाए तो इनोवेशन और ग्रोथ धीमी हो सकती है, और अगर नियम बहुत ढीले हों तो शक्तिशाली संस्थाएं उनका फायदा उठा सकती हैं। इसलिए चैलेंज यह होता है कि संतुलन कैसे बनाया जाए। मैलफंक्शनिंग मार्केट्स हमें यह याद दिलाते हैं कि इकोनॉमी केवल एक ऑटोमेटिक मशीन नहीं है जो हमेशा परफेक्ट तरीके से काम करे। यह एक मानवीय व्यवस्था है जिसमें निर्णय, लालच, गलतियां और सीमाएं सब शामिल होते हैं। जब सोसाइटी यह मान लेती है कि मार्केट हमेशा सही है, तब वह उसकी कमजोरियों को नजरअंदाज करने लगती है। लेकिन जब हम ईमानदारी से उसकी सीमाओं को समझते हैं, तब हम बेहतर पॉलिसीज और बेहतर सिस्टम्स बना सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मार्केट को कमजोर किया जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि मार्केट को समझदारी से सपोर्ट किया जाए। जहां कंपटीशन जरूरी है, वहां उसे मजबूत किया जाए। चैप्टर 8, एम्पावरिंग द पीपल। जब हम इकोनॉमी, मार्केट और वेल्थ की बात करते हैं, तब अक्सर ध्यान बड़े इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज और पॉलिसीज पर जाता है। लेकिन किसी भी समाज की असली ताकत उसके लोग होते हैं। अगर लोगों के पास अवसर, शिक्षा और सुरक्षा हो तो वे अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। इसी विचार को इस अध्याय में एम्पावरिंग द पीपल कहा गया है। एम्पावरमेंट का अर्थ केवल सहायता देना नहीं है। इसका अर्थ है लोगों को वह शक्ति देना जिससे वे अपने जीवन के फैसले खुद ले सकें। जब किसी व्यक्ति के पास नॉलेज होता है, स्किल्स होती हैं और बेसिक सिक्योरिटी होती है, तब वह अपने भविष्य को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है। समाज में असमानता का एक बड़ा कारण अवसरों की असमानता होता है। कुछ लोगों को शुरुआत से ही अच्छी एजुकेशन, अच्छा एनवायरनमेंट और मजबूत सपोर्ट सिस्टम मिलता है। वहीं कई लोगों को इन सब चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए अगर समाज सच में संतुलित विकास चाहता है तो उसे लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान देना होगा। एम्पावरमेंट की शुरुआत अक्सर एजुकेशन से होती है। जब शिक्षा मजबूत और एक्सेसिबल होती है, तब समाज में नई ऊर्जा पैदा होती है। शिक्षा केवल नॉलेज नहीं देती, बल्कि सोचने की क्षमता भी देती है। यह लोगों को यह समझने में मदद करती है कि उनके पास क्या अधिकार हैं और वे अपने जीवन को किस दिशा में ले जा सकते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी योगदान देता है। वह बेहतर डिसीजंस ले सकता है, नए आइडियाज ला सकता है और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकता है। इसलिए एजुकेशन किसी भी मजबूत सोसाइटी की फाउंडेशन होती है। एम्पावरमेंट का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। अगर लोगों को काम करने का अवसर मिले, अगर छोटे बिजनेसेस को बढ़ने का मौका मिले, अगर फेयर वेजेस मिले, तो लोग अपने जीवन को स्थिर बना सकते हैं। काम केवल इनकम का साधन नहीं होता, यह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का भी स्रोत होता है। जब लोगों को लगता है कि उनकी मेहनत का परिणाम मिलेगा, तब वे और अधिक प्रयास करते हैं। इससे इकोनॉमी में भी ऊर्जा आती है और समाज में भी सकारात्मकता बढ़ती है। हेल्थ भी एम्पावरमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर हो, अगर उसे बेसिक हेल्थ केयर तक पहुंच न मिले, तो उसके लिए जीवन की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। स्वस्थ शरीर और शांत मन किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। इसी तरह सोशल सिक्योरिटी भी महत्वपूर्ण है। जीवन में कभी कभी कठिन परिस्थितियां आती हैं,
बीमारी, जॉब लॉस या अन्य समस्याएं किसी भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। अगर सोसाइटी में सपोर्ट सिस्टम्स हों तो लोग इन कठिनाइयों से जल्दी बाहर आ सकते हैं। एम्पावरिंग द पीपल का अर्थ यह भी है कि लोगों की आवाज सुनी जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार मिले। जब पॉलिसीज बनती हैं तो उनमें आम लोगों के अनुभव और जरूरतों को भी महत्व मिलना चाहिए। अगर केवल शक्तिशाली इंस्टीट्यूशंस ही निर्णय लें और आम लोगों की आवाज कमजोर हो जाए तो समाज में असंतुलन बढ़ सकता है। लेकिन जब लोग जागरूक होते हैं और अपनी भागीदारी निभाते हैं तब व्यवस्था अधिक जिम्मेदार बनती है। टेक्नोलॉजी भी आज एम्पावरमेंट का एक नया माध्यम बन चुकी है। इंटरनेट, डिजिटल टूल्स और इंफॉर्मेशन एक्सेस ने लोगों को नए अवसर दिए हैं। एक छोटा एंटरप्रेन्योर भी आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने बिजनेस को दुनिया तक पहुंचा सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी का लाभ तभी मिल सकता है जब लोगों के पास उसे समझने और उपयोग करने की क्षमता हो। इसलिए डिजिटल एजुकेशन और एक्सेस भी आधुनिक एम्पावरमेंट का हिस्सा बनते जा रहे हैं। एम्पावरमेंट का एक भावनात्मक पहलू भी होता है। जब समाज लोगों को सम्मान देता है, जब उन्हें यह महसूस होता है कि वे महत्वपूर्ण हैं, तब उनके भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है। यह आत्मविश्वास ही उन्हें अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसके विपरीत, अगर लोगों को लगातार यह महसूस कराया जाए कि उनकी आवाज महत्वहीन है या उनके पास अवसर नहीं है, तो धीरे धीरे उनके भीतर निराशा बढ़ने लगती है। इसलिए एक संवेदनशील समाज हमेशा यह कोशिश करता है कि उसके सभी सदस्य खुद को मूल्यवान महसूस करें। एम्पावरिंग द पीपल का मतलब यह नहीं है कि हर समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि समाज उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है जहां हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। चैप्टर 9, पेइंग द पीपल। किसी भी समाज की आर्थिक व्यवस्था को समझने का सबसे सीधा तरीका है यह देखना कि लोगों को उनके काम के बदले कितना और कैसे भुगतान किया जाता है। काम केवल जीविका का साधन नहीं होता, यह सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की आशा से भी जुड़ा होता है। इसलिए वेजेस और इनकम का सवाल केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक भी बन जाता है। बहुत समय तक यह माना गया कि मार्केट अपने आप वेजेस को सही स्तर पर तय कर देगा। डिमांड और सप्लाई के अनुसार काम करने वालों की कीमत तय होगी। अगर किसी स्किल की जरूरत ज्यादा होगी तो उसकी इनकम बढ़ेगी, और अगर किसी काम को करने वाले बहुत अधिक होंगे तो उसकी इनकम कम हो जाएगी। ये विचार सरल लगता है, लेकिन वास्तविक जीवन में यह हमेशा संतुलित परिणाम नहीं देता। कई बार लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी इनकम इतनी नहीं होती कि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। यह स्थिति खास तौर पर उन क्षेत्रों में दिखाई देती है जहां काम तो कठिन होता है, लेकिन वर्कर्स के पास बार्गेनिंग पावर कम होती है। जब किसी व्यक्ति के पास जॉब के विकल्प सीमित होते हैं, तब वह कम वेजेस पर भी काम करने के लिए मजबूर हो सकता है। यही कारण है कि पेइंग द पीपल का प्रश्न केवल मार्केट पर छोड़ देना पर्याप्त नहीं माना जाता। समाज को यह भी सोचना पड़ता है कि क्या हर व्यक्ति को उसके काम के बदले इतना मिल रहा है कि वह अपने और अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। मिनिमम वेज का विचार इसी चिंता से पैदा हुआ। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति फुल टाइम काम करने के बावजूद गरीबी में न रहे। जब सरकार एक न्यूनतम वेतन तय करती है तो वह यह संदेश देती है कि श्रम का सम्मान होना चाहिए और मेहनत करने वाले को एक बुनियादी सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन वेजेस की कहानी केवल मिनिमम वेज तक सीमित नहीं है। आधुनिक इकोनॉमी में इनकम का अंतर बहुत बड़ा हो गया है। कुछ प्रोफेशंस में इनकम बहुत तेजी से बढ़ी है, जबकि कई क्षेत्रों में वेजेस लंबे समय तक लगभग स्थिर रहे हैं। इस अंतर का असर समाज की संरचना पर भी पड़ता है। जब इनकम गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब सामाजिक संतुलन कमजोर होने लगता है। कुछ लोगों के पास अत्यधिक रिसोर्सेज आ जाते हैं, जबकि बड़ी आबादी बेसिक सिक्योरिटी के लिए संघर्ष करती रहती है। यह अंतर केवल आर्थिक नहीं होता, यह अवसरों और जीवन की गुणवत्ता में भी दिखाई देता है। पेइंग द पीपल का एक और महत्वपूर्ण पहलू प्रोडक्टिविटी से जुड़ा होता है। अगर वर्कर्स अधिक प्रोडक्टिव बनते हैं, अगर टेक्नोलॉजी और स्किल्स के कारण काम की क्षमता बढ़ती है, तो यह स्वाभाविक है कि उनकी इनकम भी बढ़नी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है, लेकिन वेजेस उसी गति से नहीं बढ़ती। इसका मतलब यह है कि ग्रोथ का लाभ समान रूप से वितरित नहीं हो रहा।
इकॉनमी आगे बढ़ रही है, लेकिन हर व्यक्ति उस प्रगति का हिस्सा नहीं बन पा रहा। यही स्थिति कई समाजों में चिंता का विषय बनती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू वर्कर्स की डिग्निटी से जुड़ा है। जब किसी व्यक्ति को उसके काम के लिए उचित भुगतान मिलता है, तब उसे यह महसूस होता है कि उसका योगदान मूल्यवान है। यह भावना उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उसे समाज का सक्रिय हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करती है। इसके विपरीत, अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक कम वेजेस मिलती रहें, तो उसके भीतर असुरक्षा और निराशा पैदा हो सकती है। वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगता है। यह चिंता केवल व्यक्तिगत नहीं होती, यह परिवार और समुदाय तक फैल सकती है। पेइंग द पीपल का प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इकॉनमी के अंदर डिमांड को भी प्रभावित करता है। जब लोगों के पास पर्याप्त इनकम होती है, तब वे गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। इससे बिजनेसेस को भी लाभ होता है और इकॉनमी में एक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन अगर बड़ी आबादी की इनकम सीमित हो, तो डिमांड भी सीमित हो जाती है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ की गति भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि फेयर वेजेस केवल सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का भी आधार है। इस संदर्भ में यूनियंस और वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। इतिहास में कई बार वर्कर्स ने मिलकर बेहतर वेजेस और वर्किंग कंडीशंस के लिए संघर्ष किया है। इन प्रयासों ने कई देशों में श्रम कानूनों और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया है। चैप्टर 10, सपोर्टिंग द पीपल। किसी भी समाज की असली पहचान इस बात से होती है कि वह अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, खासकर उन लोगों के साथ जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं। जीवन हमेशा सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। कभी बीमारी आती है, कभी नौकरी चली जाती है, कभी आर्थिक संकट सामने खड़ा हो जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति अकेला महसूस कर सकता है। इसलिए एक संवेदनशील सोसाइटी यह समझती है कि केवल वेजेस देना ही काफी नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर लोगों को सपोर्ट देना भी उतना ही जरूरी है। सपोर्टिंग द पीपल का अर्थ दया या चैरिटी भर नहीं है। इसका असली अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें हर व्यक्ति को बेसिक सिक्योरिटी मिल सके। जब लोगों को यह भरोसा होता है कि मुश्किल समय में वे पूरी तरह अकेले नहीं हैं, तब वे अपने जीवन में अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। कई देशों में सोशल सपोर्ट सिस्टम्स इसी सोच के आधार पर बनाए गए हैं। हेल्थ केयर असिस्टेंस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, डिसेबिलिटी सपोर्ट और पेंशन जैसे प्रोग्राम्स का उद्देश्य यही होता है कि जीवन की अनिश्चितताओं के बीच भी लोगों को एक बुनियादी सुरक्षा मिलती रहे। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो कई वर्षों से मेहनत करके अपने परिवार को संभाल रहा है। अचानक किसी बीमारी के कारण वह काम नहीं कर पाता। अगर समाज में सपोर्ट सिस्टम न हो तो उसका पूरा जीवन अस्थिर हो सकता है। लेकिन अगर उसे इलाज की सुविधा और कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए तो वह फिर से खड़ा हो सकता है। सपोर्टिंग द पीपल का एक महत्वपूर्ण पहलू हेल्थ केयर है। जब स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महंगी हो जाती हैं, तब कई लोग इलाज टालने लगते हैं। इससे छोटी समस्याएं भी बड़ी बन सकती हैं। लेकिन अगर सोसाइटी यह सुनिश्चित करे कि बेसिक हेल्थ सर्विसेज सभी तक पहुंचे, तो लोगों का जीवन अधिक सुरक्षित हो सकता है। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट सपोर्ट भी महत्वपूर्ण होता है। जब कोई व्यक्ति नौकरी खो देता है, तब उसके सामने अचानक अनिश्चितता खड़ी हो जाती है। अगर उसे कुछ समय के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और ट्रेनिंग मिल जाए, तो वह नई स्किल्स सीखकर फिर से काम शुरू कर सकता है। एजुकेशन सपोर्ट भी इसी विचार का हिस्सा है। कई प्रतिभाशाली बच्चे केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके परिवार के पास रिसोर्सेज सीमित होते हैं। स्कॉलरशिप्स और एजुकेशनल असिस्टेंस ऐसे बच्चों के लिए नए रास्ते खोल सकती हैं। जब एक बच्चा शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ता है, तो उसका पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियां बदल सकती हैं। सपोर्टिंग द पीपल का संबंध डिग्निटी से भी है। जब समाज अपने लोगों की मदद करता है, तो यह केवल आर्थिक सहायता नहीं होती, यह एक संदेश होता है कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। यह भावना लोगों के भीतर आत्मसम्मान को बनाए रखती है। कभी कभी लोग यह सोचते हैं कि सोशल सपोर्ट प्रोग्राम्स इकोनॉमी पर बोझ बन सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, तब वे अधिक प्रोडक्टिव बनते हैं। वे रिस्क लेने से नहीं डरते, वे नए आइडियाज पर काम करने की हिम्मत रखते हैं। अगर किसी व्यक्ति को यह डर हो कि असफल होने पर उसका पूरा जीवन टूट जाएगा, तो वह कभी नए रास्ते चुनने का साहस नहीं कर पाएगा।
लेकिन अगर उसे पता हो कि सोसाइटी उसे पूरी तरह गिरने नहीं देगी, तो उसके भीतर नई कोशिश करने की शक्ति पैदा होती है। सपोर्टिंग द पीपल का एक और महत्वपूर्ण पहलू कम्युनिटी है। कई बार सपोर्ट केवल गवर्नमेंट प्रोग्राम से नहीं आता। परिवार, पड़ोस और लोकल कम्युनिटीज भी एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यह मानवीय जुड़ाव समाज को अधिक मजबूत बनाता है। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तब सोसाइटी केवल एक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं रहती, बल्कि एक जीवंत मानवीय व्यवस्था बन जाती है, जहां लोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हैं। इस अध्याय का संदेश यह नहीं है कि हर समस्या का समाधान केवल सहायता से हो सकता है, बल्कि इसका संदेश यह है कि सपोर्ट और अपॉर्चुनिटी दोनों साथ साथ होने चाहिए। लोगों को आगे बढ़ने का मौका भी मिले और जरूरत पड़ने पर सहारा भी। जब समाज यह संतुलन बना लेता है, तब विकास अधिक मानवीय बन जाता है। वेल्थ और प्रोग्रेस केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनका प्रभाव अधिक लोगों के जीवन में दिखाई देता है। सपोर्टिंग द पीपल हमें यह याद दिलाता है कि इकोनॉमी का अंतिम उद्देश्य केवल ग्रोथ नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य लोगों के जीवन को अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और आशापूर्ण बनाना होना चाहिए। चैप्टर 11 द रोड टू अ डिफरेंट फ्यूचर। अब तक की यात्रा में हमने देखा कि समृद्धि का चमकदार चेहरा अक्सर एक गहरी सच्चाई को छुपा देता है। बाहर से सब कुछ चमकता हुआ दिखता है, बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी, नई नई टेक्नोलॉजी और हर दिन बढ़ती कंजम्पशन। लेकिन जब हम थोड़ा रुककर सोचते हैं, तब एक सवाल धीरे से सामने आता है। क्या यही वह फ्यूचर है जिसकी हमें सच में जरूरत है? इस चैप्टर में बात एक नए रास्ते की है। ऐसा रास्ता जो सिर्फ ज्यादा पैसा या ज्यादा चीजें पाने की दौड़ पर आधारित न हो, बल्कि ऐसा रास्ता जो इंसान की असली जरूरतों को समझे, जो समाज को संतुलन की तरफ ले जाए। आज की दुनिया में प्रोग्रेस को अक्सर एक ही तराजू से मापा जाता है। जीडीपी कितना बढ़ा, मार्केट कितना बड़ा हुआ, लोगों ने कितनी खरीदारी की। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि हर बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ खुशियां नहीं बढ़ती। कई बार स्ट्रेस बढ़ता है, कई बार लोनलीनेस बढ़ती है, कई बार इंसान के पास सब कुछ होता है, फिर भी भीतर खालीपन रह जाता है। यह चैप्टर हमें एक अलग नजरिया देता है। यह कहता है कि असली डेवलपमेंट वह है जो इंसान को ज्यादा इंसान बनाता है, जो जीवन को आसान बनाता है, जो समाज को मजबूत बनाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे फ्यूचर की जहां लोग सिर्फ कमाने के लिए नहीं जीते, बल्कि जीने के लिए काम करते हैं। जहां काम का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि अपने टैलेंट और अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने लाना होता है। ऐसी दुनिया में एजुकेशन का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं होगा। शिक्षा का मतलब होगा समझ विकसित करना, इंसान को जागरूक बनाना, उसे यह सिखाना कि जीवन का असली अर्थ क्या है। जब सोसाइटी अपने वैल्यूज बदलती है, तब बहुत कुछ बदल जाता है। अगर हम बच्चों को यह सिखाएं कि सफलता सिर्फ बड़ी कार या बड़ा हाउस नहीं है, बल्कि अच्छा इंसान बनना है, तो धीरे धीरे पूरी दिशा बदल सकती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि बदलाव हमेशा बड़े फैसलों से नहीं आता। कई बार छोटे छोटे डिसीजन से आता है, जैसे हम क्या खरीदते हैं, हम अपना समय कहाँ लगाते हैं, हम किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर कोई इंसान अपने जीवन में सिंप्लिसिटी चुनता है, तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं बदलता, वह समाज को भी एक संकेत देता है कि जीवन का दूसरा रास्ता भी संभव है। आज की दुनिया में सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा वर्ड बन चुका है, लेकिन इसका अर्थ बहुत सरल है। इसका अर्थ है ऐसा जीवन जो आज भी अच्छा हो और आने वाले कल के लिए भी सुरक्षित हो। जब हम जरूरत से ज्यादा लेते हैं, तब कहीं ना कहीं किसी और के हिस्से में कमी आ जाती है। इसलिए यह चैप्टर हमें बैलेंस की तरफ ले जाता है। एक अलग फ्यूचर का रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि पुरानी आदतें बहुत मजबूत होती हैं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत गहरी होती हैं। लेकिन हर बड़ा परिवर्तन पहले किसी एक इंसान के मन में शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति यह तय करता है कि वह सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि जागरूक होकर जिएगा, तब एक नई शुरुआत होती है। ये चैप्टर हमें यही याद दिलाता है कि भविष्य कोई दूर की चीज नहीं है। भविष्य हर दिन बन रहा है, हमारे डिसीजन से, हमारी प्रायोरिटीज से, हमारे वैल्यूज से। अगर हम सच में एक बेहतर दुनिया चाहते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि असली समृद्धि सिर्फ वेल्थ नहीं है। असली समृद्धि है संतुलन, शांति,
रिश्तों की गर्माहट और वह संतोष जो भीतर से आता है। जब इंसान यह समझ लेता है तब उसका जीवन बदलने लगता है, और जब कई लोग यह समझ लेते हैं तब समाज भी बदलने लगता है। द रोड टू अ डिफरेंट फ्यूचर हमें यही सिखाता है कि भविष्य कोई तय कहानी नहीं है। यह एक रास्ता है जिसे हम हर दिन अपने कदमों से बना रहे हैं। अगर हम चाहें तो यह रास्ता ज्यादा समझदारी, ज्यादा संवेदना और ज्यादा सच्ची खुशियों की तरफ जा सकता है। चैप्टर 12, चूजिंग द गुड लाइफ। इस आखिरी चैप्टर में एक बहुत गहरा और सीधा सवाल हमारे सामने आता है। आखिर एक अच्छा जीवन होता क्या है? क्या अच्छा जीवन सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से बनता है? क्या अच्छा जीवन बड़ी चीजें इकट्ठा करने से बनता है? या फिर अच्छा जीवन कुछ और ही है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? आज की दुनिया में हमें बचपन से ही एक ही कहानी सुनाई जाती है, ज्यादा पढ़ो, ज्यादा कमाओ, ज्यादा खरीदो, और यही समझ लिया जाता है कि यही सक्सेस है। लेकिन जैसे जैसे इंसान जीवन में आगे बढ़ता है, उसे धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि यह कहानी पूरी नहीं है। कई लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं, उनके पास घर होता है, गाड़ी होती है, सुविधाएं होती हैं, फिर भी उनके भीतर शांति नहीं होती। मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। यह बेचैनी हमें एक सच्चाई की तरफ ले जाती है। अच्छा जीवन सिर्फ बाहर की चीजों से नहीं बनता, अच्छा जीवन भीतर की स्थिति से बनता है। इस चैप्टर में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि गुड लाइफ का मतलब है संतुलन वाला जीवन। ऐसा जीवन जिसमें काम हो लेकिन काम ही सब कुछ न हो, जिसमें पैसा हो लेकिन पैसा ही पहचान न बन जाए, जिसमें सुविधा हो लेकिन इंसानियत उससे बड़ी हो। जब हम सच में सोचते हैं कि हमें जीवन में क्या चाहिए, तब जवाब बहुत सरल होते हैं। हमें सच्चे रिश्ते चाहिए, हमें मानसिक शांति चाहिए, हमें यह महसूस करना है कि हमारा जीवन अर्थपूर्ण है। लेकिन मॉडर्न लाइफ हमें अक्सर एक एंडलेस रेस में डाल देती है। हर दिन लगता है कि कुछ और चाहिए, कुछ और पाना है, और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। चूजिंग द गुड लाइफ का मतलब है इस दौड़ को पहचानना और फिर सचेत होकर यह तय करना कि हमें किस दिशा में जाना है। कभी कभी अच्छा जीवन चुनना आसान नहीं होता, क्योंकि समाज हमें बार बार उसी पुराने रास्ते की तरफ धकेलता है, जहां स्टेटस दिखाना जरूरी माना जाता है, जहां दूसरों से कंपैरिजन करना आम बात है। लेकिन जब कोई इंसान थोड़ी देर रुककर अपने दिल की आवाज सुनता है, तब उसे एहसास होता है कि खुशी का रास्ता कहीं ज्यादा सरल है। एक अच्छा जीवन वह है जिसमें समय हो, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने सपनों के लिए। एक अच्छा जीवन वह है जिसमें इंसान सुबह उठकर यह महसूस करे कि उसका दिन सिर्फ भाग दौड़ के लिए नहीं है, बल्कि उसके जीवन का एक अर्थ है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि असली समृद्धि सिंप्लिसिटी में छुपी हो सकती है। जब हम जरूरत से ज्यादा चीजों के पीछे भागना छोड़ देते हैं, तब हमें जीवन की असली खूबसूरती दिखने लगती है। कभी कभी एक साधारण सा पल भी बहुत कीमती होता है। परिवार के साथ बैठकर हंसना, किसी दोस्त से दिल की बात करना, प्रकृति के बीच थोड़ी देर शांत बैठना, ये सब छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही जीवन को गहराई देती हैं। चूजिंग द गुड लाइफ हमें यह याद दिलाता है कि जीवन कोई कंपटीशन नहीं है, यह एक जर्नी है, और इस जर्नी की खूबसूरती इस बात में है कि हम इसे कैसे जीते हैं। जब हम समझदारी से चुनते हैं, तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बदलते, हम अपने बच्चों के लिए भी एक नई कहानी बनाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें सफलता का मतलब सिर्फ वेल्थ नहीं होता, बल्कि काइंडनेस, बैलेंस और हैप्पीनेस भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। आखिर में यह चैप्टर हमें एक शांत लेकिन शक्तिशाली संदेश देता है। जीवन हर दिन हमें एक चॉइस देता है, या तो हम भीड़ की दिशा में चलते रहें या फिर थोड़ी जागरूकता के साथ अपना रास्ता खुद चुनें। और जब कोई इंसान सच में जागरूक होकर गुड लाइफ चुनता है, तब उसके जीवन में सिर्फ चीजें नहीं बढ़ती, उसके जीवन में अर्थ बढ़ता है, शांति बढ़ती है और एक सच्ची संतुष्टि जन्म लेती है जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होती है। कभी कभी कोई किताब हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे सोचने का तरीका बदल देती है। ये किताब भी कुछ ऐसा ही करती है। बाहर से ये किताब अमीरी, धन और आधुनिक जीवन की कहानी लगती है, लेकिन भीतर से यह हमें हमारे ही जीवन का आईना दिखाती है।
ये हमें धीरे से यह एहसास कराती है कि जिस दौड़ में पूरी दुनिया भाग रही है, वह दौड़ शायद हमें वहां नहीं ले जा रही जहां हम सच में पहुंचना चाहते हैं। हमने इस किताब में देखा कि कैसे बहुत अधिक संपत्ति और बहुत अधिक उपभोग के बावजूद समाज में बेचैनी बढ़ रही है। सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन संतोष कम हुआ है। साधन बढ़े हैं, लेकिन सुकून कहीं पीछे छूट गया है। ये किताब हमें यह सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या समृद्धि का मतलब सिर्फ ज्यादा चीजें होना है, या फिर एक संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन ही असली समृद्धि है। इस पूरी यात्रा में एक बात बहुत साफ होकर सामने आती है। जीवन की सबसे बड़ी दौलत वह नहीं होती जो हमारे बैंक खाते में दिखाई देती है। जीवन की असली दौलत वह होती है जो हमारे दिल में महसूस होती है। सच्चे रिश्ते, मन की शांति, समय की आजादी और यह एहसास कि हमारा जीवन किसी अर्थ से भरा हुआ है। जब इंसान यह समझ लेता है, तब उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। वह हर चीज को सिर्फ पाने की नजर से नहीं देखता, बल्कि समझने की नजर से देखने लगता है। वह यह जानने लगता है कि जीवन की गुणवत्ता सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि हमारे पास कितना है, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम जो है उसे कितनी समझदारी और कृतज्ञता के साथ जीते हैं। अब इस किताब के अंत में एक बहुत गहरा सवाल आपसे पूछना जरूरी है। अगर जीवन सच में सीमित है और समय सबसे कीमती संपत्ति है, तो क्या हम अपना जीवन उसी दिशा में जी रहे हैं जहां हमारा दिल हमें ले जाना चाहता है, या फिर हम बस दुनिया की बनाई हुई दौड़ में बिना सोचे भागते जा रहे हैं? शायद इस सवाल का जवाब हर इंसान को खुद से ही खोजना होता है, और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें जवाब नहीं थोपती, बल्कि हमें सोचने की ताकत देती है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को छुआ है, अगर इसने आपके सोचने के तरीके में एक छोटा सा बदलाव भी लाया है, तो इसे अपने उन दोस्तों और अपनों के साथ जरूर साझा कीजिए जो जीवन को थोड़ी और गहराई से समझना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही और किताबों की गहरी सीख सुनना चाहते हैं, तो हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि हर नई किताब की नई सीख सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका साथ और आपका विश्वास ही इस चैनल की असली ताकत है। अगले ऑडियो बुक में फिर मिलेंगे, एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, सच्ची समृद्धि हमेशा भीतर से शुरू होती है।